हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाश के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोग जुड़ गए हैं आज की क्लास में 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट 2026 का पेपर डिस्कशन करने के लिए, जिसमें हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी लोग अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जेईई मेन में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पैटर्न भी आपको समझ में आएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं। जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे देखने को मिले थे जिसमें 4-5 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे और उसमें हमसे पूछा था कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जैसे ए सी एंड ई ओनली, बी डी एंड ई ओनली, ए बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली। अब इसमें तो हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछे हैं, इसमें तो हमसे ट्रू पूछा है, इसमें तो हमसे ट्रू पूछा है। लेकिन आगे कुछ और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमसे इनकरेक्ट पूछा होगा या नोट ट्रू पूछा होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है, बी डी एंड ई ओनली, बी एंड डी ओनली, बी सी एंड ई ओनली, ए एंड डी ओनली। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम शिफ्ट है, लेकिन इसमें नोट ट्रू पूछ लिया। अब होता क्या है कि हम लोग जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और वहाँ पर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जहाँ पर हमें +4 मार्क्स मिलने चाहिए थे वहाँ पर हमें -1 मिल जाता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वहाँ पर हमें 2 सेकंड एक्स्ट्रा देने हैं, 2 सेकंड एक्स्ट्रा देने हैं कि यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पर हमें रेड अलर्ट कर देना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछे हैं हेलोफोम रिएक्शन के बारे में। हेलोफोम रिएक्शन क्या होता है बच्चों? हेलोफोम बोल लो या आयोडोफोम बोल लो, जनरली आयोडीन अगर लेते हैं तो आयोडोफोम बोल देते हैं, वैसे हेलोफोम रिएक्शन। कौन से कंपाउंड्स हेलोफोम रिएक्शन देते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड और CH3 या फिर COH CH3, ये ग्रुप हमें जहां पर दिखाई देंगे वो हेलोफोम रिएक्शन देंगे। उसमें होता क्या है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या रहता है, NaOCl, इट एक्चुअली रिएक्ट्स विद I-, मतलब OCl- रिएक्ट्स विद I- टू गिव IO- प्लस Cl-। ठीक है, सो सोडियम हाइपोक्लोराइट रिएक्ट्स विद Ki टू गिव KOI। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। KOI इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक्चुअली गलत है। IO- में I का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो +1 है, तो वो -1 में जाना चाहता है। सो IO- इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बी को काट दो, तो बी को काट दोगे तो ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन भी कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे, ए सी एंड ई एंड ए एंड सी ओनली। तो ई स्टेटमेंट को देखो, मिथेनोइक एसिड विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मिथेनोइक एसिड क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH, और डेफिनेटली ये तो हमें हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है, मतलब ई को हम लोग काट देते हैं। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस को एक बार चेक करेंगे। सी क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिथाइल कीटोन विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, CH3 CHOH CH3। अब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन जरूर देगा, तो डी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सोल्व कीजिए। मैं आपको करीब 30 से 40 सेकेंड्स का इसमें टाइम दूंगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली कैलकुलेशन वाले हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी जेईई मेन में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये सेशंस अटेंड करने का आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएगा, आप वहाँ पर सरप्राइज नहीं होंगे।
चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें एक्चुअली कैलकुलेशन करनी है। बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट से कोई कंपाउंड एक्स है, आफ्टर ए फ्यू रिएक्शंस इट गिव्स ए प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। सो मास ऑफ AgCl इज 0.5253, तो मोल्स ऑफ AgCl क्या हो जाएगा 0.5253 डिवाइडेड बाई 143.5। तो मोल्स ऑफ Cl भी उतना ही होगा, तो मास ऑफ Cl कितना हो जाएगा 0.5253 divided by 143.5 into 35.5. This will be mass of Cl. So this is mass of Cl present in AgCl. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो उतना ही Cl का मास यहां पर मिलेगा हमें। तो हमें बोल रहा है कि इस 0.2425 ग्राम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड X में क्लोरीन का इतना मास है। तो बस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा, इसका मास 0.5253 डिवाइड बाई 143.5 इंटू 35.5। दिस विल बी मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई टोटल मास 0.2425 और इंटू 100, एंड दिस इज एक्चुअली क्लोज टू 53.58%। ऑप्शन 3 विल बी अवर करेक्ट आंसर। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन 3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, फिर से ये स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन। तो बच्चों जनवरी अटेम्प्ट में हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत मिले थे, तो इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है कि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर अब इस क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या होगा। CO कोबाल्ट 3+ के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑलमोस्ट सब में पेयरिंग हो जाएगी एक्सेप्ट विद F-। हेलोजन्स अगर हैं तब तो पेयरिंग नहीं होगी, अदरवाइज हमेशा पेयरिंग हो जाएगी। तो इसमें तो पेयरिंग हो जाएगी, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और D2sp3 ये तो सही है, ये भी सही है। COF6 3- इसमें पेयरिंग नहीं होती है, तो ये आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स होगा। अब आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है तो D2sp3 कैसे हो सकता है यार, वो तो sp3D2 होगा। तो C को काट दो, C को काट दोगे तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। मतलब इसमें तो लिटरली आपको अगर C स्टेटमेंट आपने सीधा पकड़ लिया तो आपका आंसर ही आ जाएगा। Fe पेयरिंग नहीं होगी, आउटर ऑर्बिट sp3D2 सही बात है। NiCN4 अगेन फेवरेट कॉम्प्लेक्स Ni2+ होगा, पेयरिंग हो जाएगी, Cn- है तो 4s03d8 होगा और वो DsP2 में चला जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये DsP2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है केमिकल काइनेटिक्स का। ग्राफ वाले क्वेश्चंस हमें लगता है कि डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली आसान होते हैं। A gives NB है, मतलब A gives 2B, A gives 3B, A gives 4B, A gives 5B, ऐसा कुछ है। इनिशियली A का प्रेशर जो है वो 0.05 है और B कुछ भी नहीं है। ये कंज्यूम होगा तो ये 0.05 - x हो जाएगा, तो ये बनेगा NX। अब 10 मिनट बाद अगर हम लोग देखते हैं 10 मिनट बाद में, तो A का प्रेशर बच्चों कितना हो गया है, 0.05 से 0.04 हो गया है। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0.04। तो यहाँ से x की वैल्यू 0.01 आ गई, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू एक्स, एंड दिस 0.01 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 0.03।
दैट मीन्स x, मतलब n है बेसिकली, x नहीं है n है ये, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3, मतलब ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, K2Cr2O7 का बिहेवियर एसिडिक मीडियम में फिक्स्ड है, Cr2O7 माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cr3+। Cr2O7 माइनस गिव्स Cr3+, बैलेंस करेंगे तो 2Cr3+ प्लस 7H2O प्लस 14H+ और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और I माइनस किस में जाता है, I2 में, 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करेंगे तो 14H+ प्लस Cr2O7 माइनस प्लस, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये 6I माइनस हो जाएगा, गिव्स 3I2 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। ठीक है, तो बात खत्म हो गई यहाँ पर, सिंपल है। हमको क्वेश्चन में तो बैलेंसिंग तो वगैरह तो पूछी ही नहीं है, हमसे तो पूछा है कि Cr2O7 माइनस किस में जाएगा, तो Cr3+ में जाएगा भाई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, KMnO4 के बिहेवियर पे भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे इस शिफ्ट में K2Cr2O7 पे पूछा है, वैसे KMnO4 पे भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व कर रहे हैं। KMnO4 के बिहेवियर की बात करेंगे, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn+2 में जाता है, +7 से +2। न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस MnO2 में जाता है, +7 से +4। और हाईली एल्कलाइन मीडियम में वो +7 से +6 में जाता है, MnO4 माइनस किस में जाता है, MnO4 2 माइनस में जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं, 2 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट है, क्या दोनों इनकरेक्ट है, ऐसे। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों नियोन 3s1 और मैग्नीशियम का है नियोन 3s2। ठीक, तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैग्नीशियम में से निकालना मुश्किल होगा, सोडियम में से आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि मैग्नीशियम कंप्लीटली फिल्ड है, सो IE1 फॉर मैग्नीशियम विल बी हायर, दैट इज फॉर श्योर। और वैसे भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। बट अगर IE2 की बात करेंगे तो IE2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब पहला तो निकाल चुके हैं तो पहला निकालो। Na+ will be having electronic configuration of neon, Mg+ will be having electronic configuration of neon 3s1. Now removal of electron from 3s1 will be very easy, but removal of electron from the inner shell 2p6 will be very difficult. That means IE2 of sodium is much higher than magnesium. तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ वी कंपेयर द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सोडियम का ज्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में उसमें इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मैग्नीशियम में से मुश्किल होगा। तो पहला तो सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, द आयनिक रेडियस ऑफ O2- इज लार्जर देन द ऑफ F-, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो डिस्कशन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या बताया है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहता है उतना ही ज़्यादा साइज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है साइज उतना ही कम होगा। तो जैसे N3-, O2-, F-, Na+, Mg2+, Al3+, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इसमें क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। DNA एंड RNA कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें एक सुगर होता है, डी सुगर,
ये शुगर है, यहाँ पर फोस्फेट लिंकेज रहता है एंड यहाँ पर एक बेस रहता है और फिर ऐसे ये कनेक्ट होते जाते हैं। तो जो कायरलिटी आती है वो डी शुगर कंपोनेंट की वजह से आती है। ये जो शुगर होता है ये डी शुगर होता है। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आप इसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए मिक्स्ड ईथर पी। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो है राइट साइड में वही नहीं होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। When heated with excess of hot concentrated hydrogen iodide produces two different alkyl iodides। तो वो भी वही बात बोल रहा है कि डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। Which when treated with aqueous NaOH gives compound Q and R। दो आयोडाइड बनेंगे, फिर एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन कर दोगे तो दो एल्कोहल बन जाएंगे। बोथ Q and R गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI। तो अगर NaOI के साथ में येलो प्रेसिपिटेट बनना है तो ये एल्कोहल बनना चाहिए। मतलब कि इस ऑक्सीजन के साथ में जो कार्बन जुड़ा होगा उस पे CH3 ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। अब इस पे तो CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक्चुअली दोनों ही, इसमें जो एल्कोहल बनेगा क्या बनेगा, इसमें बनेगा CH3 CH2OH और एक बनेगा C पे OH C CH2 CH3। अब ये तो 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, तो ये तो नहीं देगा। ये वाला इधर की तरफ PH CH2OH, तो ये भी नहीं देगा आइडोफोम टेस्ट। इसमें CH3 CH2OH और CH3 CH2 CHOH PH, तो ये तो दे देगा लेकिन ये नहीं दे पाएगा, तो 3 को भी काट दो। ये वाला दे देगा क्योंकि CH3 CH2OH ये आइडोफोम टेस्ट देगा। इधर की तरफ CH3 CHOH CH2 CH3 ये भी दे देगा। दोनों तरफ ऐसे एल्कोहल मिल रहे हैं जो आइडोफोम टेस्ट दे देंगे। दैट मीन्स ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। सो ऑप्शन 4 विल बी अवर करेक्ट आंसर। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। हाँ, इसमें मैं आपको बता रहा था ढंग से पढ़ना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कभी कभी गलती हो जाती है और हम लोग करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम लोग ढूंढ लेते हैं जल्दबाजी में करेक्ट स्टेटमेंट्स, और ये इनकरेक्ट पूछ लेता है जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
चलिए बच्चों करते हैं इसको। तो XeO2F2 में Xe, ये F, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। SF4 जैसा ही शेप होता है इसका, सीसो शेप। तो पहला तो ए स्टेटमेंट सही है, सही है मतलब नोट ट्रू नहीं है, मतलब ए आंसर में नहीं आएगा। इसमें ए आंसर में आ रहा है तो इसको काट दो। Xe हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल इन XeO2F2। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर है, 2 यहां पर है, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है यार, 5 नहीं है 7 है, तो बी गलत हो गया। द XeO बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180, गलत है, 120 के आसपास है यार, ये 118 मान लो। F बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180, ये सही है। Xe हैज 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन XeO2F2, ये भी गलत है, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब क्वेश्चन में हमको ए और डी पता है सही है, और कुछ लोग क्या करेंगे ए और डी पर टिक कर देंगे, लेकिन हमको देखना है भाई हमें करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, नोट ट्रू पूछा है, तो बी सी एंड ई ओनली आ जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 विल बी अवर आंसर। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, फिर से वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो देखो मतलब आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चंस करने से पैटर्न का पता चल जाएगा यार किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमसे ये कार्बोकैटायन पूछा है तो डेफिनेटली इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसमें 0 बनेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। CH3 C+ is more stable than CH3+ as 9 hyperconjugation interactions are possible in CH3 C+. This is absolutely correct. Statement 2 बोल रहा है CH3+ is less stable than CH3 C+ as only 3 hyperconjugation interactions are possible in CH3+. Actually ये गलत है, ऐसा लग रहा है कि ये 3 हाइड्रोजन है तो 3 होंगे। कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन के H देखने होते हैं, ये तो इसी कार्बन के H है वो नहीं देखने। So 1 is true, 2 is false, that means option 2 will be our answer. Option 2 will be our answer. ये क्वेश्चन करते हैं 61. Both the reactions are started at 10 AM. The rate of these reactions at 10 are same. The value of delta Br minus at 10 is 2 × 10⁻⁴. The concentration of A at 10 is 10⁻² mole per liter. What is the first order rate constant of reaction 1? बताइए भाई क्या करेंगे इसमें। क्वेश्चन में बोला कि रेट सेम है और रेट कांस्टेंट बताना है, तो इसका रेट क्या होगा, R1 बोल देते हैं, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसका रेट हमें दिया ही है। इसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलूंगा, R इज इक्वल टू -1/5 d ऑफ Br माइनस बाई dt, सो दिस इज R2, तो -1/5 और d ऑफ Br माइनस बाई dt कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ Br माइनस बाई डेल्टा t इज 2 × 10⁻⁴। एक्चुअली ये आप ठीक है प्लस आना चाहिए, तो ये 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 × 10⁻⁴ या फिर 4 × 10⁻⁵। तो यहाँ से रेट आ रहा है इतना, यहाँ से रेट आ रहा है इतना, दोनों को इक्वल कर दो। ए का कंसंट्रेशन 10⁻² दिया हुआ है, सो K × 10⁻² is equal to 4 × 10⁻⁵, so K is equal to 4 × 10⁻3. So this will be the rate constant, 4 × 10⁻3, 4 × 10⁻3, that means option 2 will be our correct answer. Option 2 will be our correct answer. समझ में आ गया भाई, अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। The work function of two metals Ma and Mb are in the ratio 1:2 रेशियो, मतलब एक का W है तो दूसरे का 2W होगा, ये है बेसिकली, है ना। मेटल A का अगर W है तो मेटल B का 2W होगा। When these metals are exposed to photons of energy 6 electron volt,
The kinetic energy of liberated electrons of Ma is to Mb is in the ratio of 2.642 is to 1. The work function of Ma and Mb respectively. तो 6 minus W divided by 6 minus 2W is equal to 2.642 divided by 1. ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ से W की वैल्यू 2.3 के आसपास आएगी और 2W की वैल्यू 4.6 के आसपास आएगी. तो पहली का वर्क फंक्शन 2.3 आएगा, दूसरी का 4.6. ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो हो सकता है वही पूछा है यहाँ पर. ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी अवर करेक्ट आंसर. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन विच इज अगेन, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. जैसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए सावधान हो जाना है. और इस बार तो जनवरी अटेम्प्ट में तो हर शिफ्ट में हमसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे थे. तो बताइए भाई साहब क्या होगा, सोल्व कीजिए इसको. क्या होगा भाई बताइए. आइडोफॉर्म टेस्ट, अरे भाई कितने सवाल आएंगे यार, देख रहे हो एक ही शिफ्ट में 3 सवाल आ गए आइडोफॉर्म टेस्ट पे. तो आइडोफॉर्म टेस्ट में मिथेनॉल एंड इथेनॉल, सो दिस इज CH3OH एंड दिस इज CH2CH2OH. तो ये तो देगा और ये नहीं देगा, मतलब डिफरेंशिएट किया जा सकता है. ये नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही नहीं देंगे, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही नहीं देंगे, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही नहीं देंगे. एनिसोल एंड एसीटोन ये कर सकते हैं क्योंकि एनिसोल इज PHOCH3 तो ये नहीं देगा, एंड एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 ये दे देगा.
तो दीज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, तो ए एंड ई ओनली, मतलब ऑप्शन 3 आ जाए। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो मतलब एकदम रट के चले जाओ, देख रहे हो एक एक शिफ्ट में 3-3 सवाल आइडोफॉर्म टेस्ट पे पूछ रहे हैं। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगला है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जिंक के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ZnBr2 निकाल देगा और पहले स्टेप में तो एल्कीन बना देगा। ये अब अगर मैं इसमें HBr ऐड करूंगा तो एल्कीन पे HBr ऐड कर दोगे, लेकिन कार्बोकैटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। मतलब पहली बार में तो फीलिंग आती है कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन रीअरेंजमेंट भी होगा। तो पहले स्टेप में H+ जब जाएगा तो ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा। लेफ्ट में बना सकते हो, राइट में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका रीअरेंजमेंट अगर हम लोग करेंगे यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग से, तो ये कार्बोकैटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा एज कंपेयर टू यहाँ के, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। बस यहां पर Br जोड़ दो। सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन सेल पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है ये? कंसंट्रेशन सेल। मैं आपको बता देता हूं, M प्लस M, ये कंसंट्रेशन C1 है, ये कंसंट्रेशन C2 है। तो अगर C1 कम होगा तब ये स्पॉन्टेनियस बनता है। इसको एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी M solid गिव्स M प्लस एनोड प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिएक्शन होगी M प्लस कैथोड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स M solid। दोनों को काट दोगे, इसको भी काट दो, तो M प्लस कैथोड गिव्स M प्लस एनोड, M प्लस कैथोड गिव्स M प्लस एनोड। अब अगर तुम स्पॉन्टेनियसली इस प्रोसेस को करवाना चाह रहे हो तो हायर से लो में जा सकता है यार, लो से हाई तो जा नहीं सकता अपने आप। तो दिस शुड बी हाई, दिस शुड बी हाई। तो एक तो लॉजिकली सोच लो कि ये हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि हाई से लो जाएगा तभी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो पाएगा। नस्ट इक्वेशन से देखना चाहते हो तो ई नोट सेल तो 0 होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही रिएक्शन हो रही है। ई सेल की वैल्यू हो जाएगी ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग क्यू, क्यू मतलब M प्लस एनोड अपॉन M प्लस कैथोड। अब अगर मुझे ई सेल पॉजिटिव चाहिए तो ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव होने के लिए ये M प्लस एनोड अपॉन M प्लस कैथोड लेस देन 1 आना चाहिए, यानी कि M प्लस एनोड शुड बी लेस देन M प्लस कैथोड। ये इक्वेशन आएगी। तो एनोड की तरफ कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, सिंपल सा फंडा ये निकल के आया। तो इधर की तरफ ये है C2 और ये है C1, तो C2 शुड बी लेस देन C1। तो मतलब इन्होंने एक्चुअली लिखा नहीं है कि एनोड है या कैथोड है, तो पढ़ते हैं। कंक्लूजन ये निकला इससे कि एनोड की तरफ कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, इफ C1 इज प्रेजेंट एट एनोड देन C1 शुड बी ग्रेटर देन C2। गलत है ये। C1 इज प्रेजेंट एट एनोड, तो एनोड वाली कंसंट्रेशन तो कम होनी चाहिए, तो C1 लेस देन C2 होना चाहिए था, तो गलत हो गया। इफ C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड C1 ग्रेटर देन C2, सही बात है। अगर C1 कैथोड पे प्रेजेंट है तो कैथोड पे कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, मतलब C1 ग्रेटर देन C2 होना चाहिए, सही है। इफ C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड C1 लेस देन C2, गलत है। इफ C1 इज प्रेजेंट एट एनोड C1 इक्वल टू C2, इक्वल पे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। नाना, पाटेकर, असरानी सब बिंदास। 3.0, 2.1, 2.0, 1.9, 1.9। ये डाउन द ग्रुप जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती। एलिमेंट X एंड Y बिलोंग टू ग्रुप 15। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X एंड फॉस्फोरस इज हायर देन दैट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस एंड Y। X एंड Y आर, अरे तो भाई सिंपल है ना, बोल रहा है कि X और फॉस्फोरस, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X होगी, ये फॉस्फोरस होगी और ये Y होगा। तो डेफिनेटली फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एक ही एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो मतलब X तो नाइट्रोजन ही होगा पक्का पक्का। इसमें बोलो X आर्सेनिक दिया हुआ है, इसमें बिस्मुथ दिया हुआ है, इसमें आर्सेनिक दिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा यार। सिंपल सी बात है, इतना सिंपल लॉजिक तो लगाना था। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन।
ये अमीन चैप्टर से क्वेश्चन है, अमीन चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप देखिए इसमें, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। अमीन्स की जो रिएक्शन होती हैं, प्राइमरी अमीन्स की जो रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलो बच्चों शुरू करते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें जितनी भी ये सारी चीजें दी हुई हैं वो सारी सारी 1 डिग्री अमीन को इशारा कर रही है। अब 1 डिग्री अमीन है तो ये हो जाएगा, तो ये तो X हो गया। X is sparingly soluble in water, however addition of dilute mineral acid X becomes soluble in water, salt बन जाएगा। X when treated with CHCl3 and KOH, Y is produced, Y has a specific unpleasant smell। बिल्कुल सही बात है, Y जो है वो आइसोसाइनाइड बनते हैं तो वो अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंजबर्ग रिएजेंट, X gives a compound Z which is soluble in water। तो Z क्या हो जाएगा यार, NHS डबल बॉन्ड ये हो जाएगा। एंड क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी है तो दिस विल बी सोल्यूबल इन एक्वस KOH। तो अब इसमें बताना है नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन्स कितने होंगे। तो कितने होंगे यार डिफरेंट हाइड्रोजन्स, तो देखो ये वाला एक टाइप का हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों एक जैसे होंगे तो इनको बी बोल देते हैं, ये दोनों एक जैसे होंगे तो इनको सी बोल देते हैं, ये अलग होगा तो डी बोल देते हैं। फिर सिमिलरली इधर की तरफ ये होगा तो ई बोल देते हैं, इनमें एफ बोल देते हैं, इसको जी बोल देते हैं। ABCDEFG कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7, 7 टाइप के हाइड्रोजन हो गए। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अरे भाई इस NH के लिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तो सेम ही होंगे ना, बस वही देखना हमें, ठीक है। तो 7 टाइप के हाइड्रोजन्स हमें देखने को मिलेंगे। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कंपाउंड दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस यूजिंग सिंपलर रिएजेंट्स इन ऑर्डर एसिडिक KMnO4, अमोनिया, ब्रोमीन एंड एल्कलीन। तो सही बात है, एसिडिक KMnO4 करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ करोगे तो पहले स्टेप में तो ये थैलिक एसिड बना देगा, दोनों तरफ COOH। फिर अमोनिया के साथ में हीट कर दोगे, हीट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीट, तो ये C डबल बॉन्ड NH2 C डबल बॉन्ड NH2 बना देगा।
और फिर Br2KOH कर दोगे तो होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो ये NH2 बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस यूजिंग दिस सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स। तो दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू दिस यूजिंग रिएजेंट्स इन द ऑर्डर। तो ये Br2 वाटर डाल रहे हैं, तो Br2 वाटर पता है NH2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग रिएजेंट होता है, तीनों कार्बन पे Br चिपका देता है। अभी एक पे CH3 चिपका है तो दो पे चिपका पाएगा। फिर इसकी रिएक्शन डाइजोनियम सोल्ट बनाने वाली करवा दी, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस Br। और फिर H3PO2 यूज कर दोगे तो ये डाइजोनियम तो हो जाएगा गायब, और मेरे पास में CH3 Br ये कंपाउंड बन जाएगा। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। आगे देखते हैं। It is noticed that Pb2 plus is more stable than Pb4 plus and Sn2 plus is less stable than Sn4 plus। Pb2 plus ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, मतलब डेल्टा जी नोट नेगेटिव होगा। भाई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका 1 से ज्यादा है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा जी नोट। और Sn जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल है, +4 में Sn2 प्लस इज लेस स्टेबल, तो ये +4 से +2 में नहीं जा पाएगा, मतलब डेल्टा जी नोट इसमें पॉजिटिव आएगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम होगा। पहले में नेगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70। नोटेशन Mg1224 रिप्रेजेंट्स 24 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। ये तो भाई साफ साफ गलत है, 12 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, ए को काट दो। अब ए को काटने देखो, इसमें भी फिर से देख लो इनकरेक्ट पूछ लिया इसने। यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, इनकरेक्ट पूछा है, ए इनकरेक्ट है, मतलब ए हमारे आंसर में आएगा, तो इसको काट दो। बी क्या बोल रहा है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.5 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स इज 6.7 इंटू 10⁻8। अच्छा चलो देखते हैं बी। सी देख लो, वन रेडिएशन हैज वेवलेंथ λ1 इज इक्वल टू 900 मीटर एंड एनर्जी इज इक्वल टू E1। अदर रेडिएशन हैव वेवलेंथ इक्वल टू λ2 विच इज 300 नैनोमीटर एंड एनर्जी इज इक्वल टू E2। E1 is to E2 is 3:1। ये गलत है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम आएगी, तो सी भी गलत है, मतलब सी भी हमारे आंसर में आना चाहिए। सो ऑप्शन 2 विल बी अवर आंसर। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक कर सकते हो वैसे, ये ऑप्शन 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पहले स्टेप में तो हमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाना पड़ेगा। पहले स्टेप में क्या करवाना पड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
और फिर हमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करवाना पड़ेगा। इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन दो तरीके हैं एल्डोल करवाने के। यहाँ पे कार्बेनाइन बना के यहाँ पर अटैक करवा दो, 3 मेंबर की रिंग बनेगी। या फिर यहाँ पर कार्बोकैटाइन कार्बेनाइन बना के यहाँ पर अटैक करवा दोगे तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर की बनेगी। तो डेफिनेटली 5 मेंबर की बनवाना ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये हो गया, ये COH बन जाएगा, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 5 यहाँ से डायरेक्टली जुड़ गया। फिर क्योंकि हीट करेंगे तो ये कंपाउंड हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है, यही बनेगा, ये कंपाउंड हमारे पास में बन जाएगा। बेंजीन, उससे जो कार्बन जुड़ा है दैट विल बी पार्ट ऑफ C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड O। अब कार्बन एटम्स देखो, इसमें 6 इधर हो गए, 7 8 9 10 11, C11। H कितने होंगे, 5 इधर हो गए, यहाँ पर 2 7, यहाँ पर 2 9, यहाँ पर 1 10 और O हो जाएगा 1। एक बार इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लो कितना हो गया, 11 है। 7 होना चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसमें 4 आ रहा है, 5 6 और 7, सही है। C11 H10 O1। तो कार्बन हो गए 12, 12 इंटू 11 करोगे तो 120 और 12 132 प्लस 10 प्लस 16 158 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 बाई 158 इंटू 100। भाई 158 को 160 मान लो तो ऑलमोस्ट 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10%। आंसर विल बी 10। नियरेस्ट इंटीजर बताना है वैसे भी तो 10 ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे।
चलो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 320 केल्विन। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? 3 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B। पहले केस में क्या है, A के 3 मोल हैं, B का 1 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो गया 3/4, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो गया 1/4। तो वेपर प्रेशर कितना है 500 है। सो दिस 500 विल बी इक्वल टू P नोट A इंटू XA, P नोट A इंटू XA, XA इज 3/4, P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B इंटू XB। तो यहां से 3P नोट A प्लस P नोट B बराबर 2000 आ गया। 3P नोट A प्लस P नोट B बराबर 2000 आ गया। बाद में बोला कि A का 1 मोल और ऐड कर दिया, तो अब A कितना हो गया 4 मोल हो गया, और B अभी भी 1 मोल ही है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A अभी कितना हो गया 4/5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B अभी कितना हो गया 1/5। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 20 mmHg, मतलब 520 हो गया। सो 520 इज इक्वल टू P नोट A इंटू 4/5 प्लस P नोट B इंटू 1/5। 520 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5200 का आधा कर दोगे 2600 इज इक्वल टू 4P नोट A प्लस P नोट B। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी जेईई मेन में पूछा हुआ है एग्जैक्ट सेम डेटा के साथ में। दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटा देंगे तो P नोट A की वैल्यू आ जाएगी 600, और इसमें 600 इंटू 3 1800, तो P नोट B की वैल्यू आ जाएगी 200। तो क्वेश्चन में बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ B फाइंड आउट करना है ना, तो B का वेपर प्रेशर 200 mmHg हो जाएगा। सो आंसर विल बी 200। ठीक है, 200 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम पे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार एक्चुअली अच्छे पूछे गए थे जनवरी अटेम्प्ट में। इक्विलिब्रियम चैप्टर पे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इक्विलिब्रियम चैप्टर जो था तो उसमें हमसे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, x2 plus y2 gives 2z, x2 and y2 are added to 1 liter flask and it is found that system attains the above equilibrium at T Kelvin with the number of moles of x2, y2 and z being 3, 3 and 9 mole respectively। ये बोला है इक्विलिब्रियम मोल्स हैं। x2 plus y2 gives 2z, इसके 3 मोल, इसके 3 मोल, इसके 9 मोल। तो इक्विलिब्रियम Kc कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर बाई 3 इंटू 3, 9 हो जाएगा। अब ये Kc सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो ये 9 ही रहेगा, आप मोल्स वगैरह कुछ भी चेंज कर दो। अब ये बोल रहा है कि हमने 10 मोल जेड के ऐड कर दिए, तो अब कितने हो गए 19 हो गई, ये अभी भी 3, अभी भी 3, अब ये इक्विलिब्रियम नहीं रहा, नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मान लो इसके 2x कंज्यूम हो गए, तो ये 19 माइनस 2x, तो इसके x बनेंगे, इसके x बनेंगे, तो ये 3 प्लस एक्स और ये 3 प्लस एक्स हो जाएगा। अब फिर से इक्विलिब्रियम आ गया। सो दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी भी 9 ही रहेगा। सो 9 इज इक्वल टू 19 माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो 3 इज इक्वल टू 19 माइनस 2x अपॉन 3 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करो, 9 प्लस 3x इज इक्वल टू 19 माइनस 2x। इसको इधर ले आओ, 5x इज इक्वल टू 10x की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन मुझे फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Z इन द फ्लास्क व्हेन न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। Z के मोल्स कितने 19 माइनस 2x, सो 19 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 15। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, क्लासरूम में जैसे करवाते हैं वैसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 74। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे पास में और हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, यहां पर भी पूछा गया है। 5 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो प्लेटिनम 2+ का तो यार कॉम्प्लेक्स अगर दिख जाए
प्लेटिनम 2+ का प्लेटिनम 2+ का अगर कॉम्प्लेक्स दिख जाए प्लेटिनम 2+ का कॉम्प्लेक्स दिख जाए तो समझ लेना कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। NiCO4 भी बहुत ही स्टैंडर्ड है, 4s0 3d0 3d10 sp3 हाइब्रिडाइजेशन डायमैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। NiCl4 2- 4s0 3d8 पेयरिंग नहीं होगी तो sp3 आएगा पैरामैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। प्लेटिनम 2+ में तो चाहे कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, पेयरिंग होनी ही होनी। सो दिस विल बी निकेल PdPt, तो 6s0 5d8 पेयरिंग हो जाएगी DsP2 डायमैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0। NiCN4 2- में एक्चुअली पेयरिंग हो जाएगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर ऑफ Cn-, 4s0 3d8 ये DsP2 है, यहाँ पर भी DsP2 डायमैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0। PtCN4 2- तो इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, Cn भी है और ऊपर से Pt2+ है। 4d और 5d सीरीज वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें पेयरिंग करवा देनी है बिना दिमाग लगाए। तो ये DsP2 हो जाएगा डायमैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। निकेल PdPt, निकेल में सोचना है कि पेयरिंग करवाएं या नहीं करवाएं, इन दोनों में तो हमेशा ही पेयरिंग करवानी है, ऑलवेज पेयरिंग। Pd2+ और Pd2+ में ऑलवेज पेयरिंग, समझ रहे हो। इसमें Cn- के साथ में पेयरिंग करवाओगे, Cl- के साथ में नहीं करवाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हुए, सभी में 0 है, बस खाली इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो आंसर 2 आ जाएगा यार। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन का, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करेंगे, M1V1 N1 इज इक्वल टू M2V2 N2। मोलैरिटी है x × 10⁻³ वॉल्यूम है 200, एन फैक्टर पोटेशियम डाइक्रोमेट का 6 इज इक्वल टू इसकी मोलैरिटी 0.6 × 750 × एन फैक्टर 1। इसको काट दो, ये 10 हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगी। सो x × 2 इज इक्वल टू 750, x की वैल्यू 375 आ गई, 375, अरे 375 आएगा भाई इसका आंसर, 375। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिले होंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।